नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से अध्याय संख्या 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जिससे संबंधित एक प्रश्न 3 अंक का हमसे पूछा जाता है। ये प्रश्न किस प्रकार का होगा, क्या इसकी विषय वस्तु होगी, इन सभी बातों की चर्चा करें। उससे पहले हमें ये जान लेना है कि विभिन्न माध्यम हैं कौन से अभिव्यक्ति एवं माध्यम के वे सभी माध्यम कौन से हैं। तो विभिन्न माध्यम यहाँ पर जो दिया गया है, इसको हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को और देखते हैं। तो सब अपना अध्याय का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पाठ में हमें अध्ययन क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमें अध्ययन करना है जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं, जिसमें ये दे रखा है प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। ये प्रमुख 4 जो माध्यम दिए गए हैं, ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम माने गए हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया को अलग से पढ़ना है, रेडियो के लिए बुनियादी बातें क्या है, टेलीविज़न और टेलीविज़न खबरों के चरण क्या क्या है, किन महत्वपूर्ण चरणों से गुजरकर खबर आम जन तक पहुंचती है, रेडियो और टेलीविज़न समाचारों की भाषा और शैली क्या है, और इंटरनेट क्या है। इन सभी बातों पर हम बिंदुवार अध्ययन इस पाठ के दौरान करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि जब इनका मुख्य बिंदु जनसंचार जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें विचार करना है संचार शब्द पर। आखिर ये संचार शब्द है क्या? तो संचार शब्द पर यदि हम बात करें तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अतः संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया या माध्यम को ही क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। संचार के अंतर्गत विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। हम कह सकते हैं कि विचारों का विनिमय करना, विचारों को प्रकट करना और ग्रहण करना, ये सारी प्रक्रिया संचार कहलाती हैं। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम ने संचार की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार यदि हम संचार शब्द की परिभाषा पर विचार करें तो उन्होंने परिभाषा दी है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। अनुभवों को साझा करना, अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के अनुभवों को ग्रहण करना, ये प्रक्रिया जो है ये ही संचार कहलाती है। या ये कहें कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिस माध्यम को हम काम में लेते हैं वो माध्यम ही संचार कहलाता है। तो यहाँ पर देखें कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम, प्रमुख माध्यमों की बात करें तो आपको बता दें कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनमें ये सभी माध्यम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी माध्यमों के लिए लेखन भी अलग अलग प्रकार से होता है। अर्थात ये कहें कि जनसंचार के प्रत्येक माध्यम के लिए लेखन की प्रत्येक अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए बोलने व लिखने के अतिरिक्त पाठकों और श्रोताओं तथा दर्शकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये कहें कि किसी समाचार को यदि हम प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत यदि हम उस खबर को पढ़ते हैं, उसका तरीका हमें अलग मिलेगा। वहां पर हमें पढ़ने के लिए शब्द मिलेंगे। उसी समाचार को यदि हम रेडियो माध्यम के द्वारा पढ़ें, समझें, सुने तो इसका रूप अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि की प्रमुखता होगी।
उसी माध्यम को यदि उसी समाचार को यदि हम टेलीविजन माध्यम पर यदि देखें तो यहाँ दृश्यों के साथ खबर को प्रस्तुत करना, इसका तरीका अलग मिलेगा। इंटरनेट पर देखें तो इन तीनों रूपों को आप एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि यहाँ दर्शाया भी गया है, दिया भी गया है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूंकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत भी अलग अलग है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। क्या होता है ये जनसंचार? इसमें देखिए, जनसंचार के प्रमुख माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। तो यहाँ पर एक बार आप इस बात को थोड़ा समझ लें। इसके लिए सीधे सरल तरीके से यह समझाने का प्रयास भी किया गया है। आप गौर करेंगे, समझ सकेंगे। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। सभी पढ़ते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है अखबार पढ़ना। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते हो, सुनते हो या देखते हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? यदि इन सभी चीज़ों पर हमने गौर किया हो तो हमें महसूस हुआ होगा कि हर माध्यम पर उपलब्ध समाचार अपनी कुछ विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे हुए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फर्क नजर आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? तो निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि जिस माध्यम के लिए समाचार लिखा जाता है उसका अपना तरीका होता है। तो चूंकि ये अलग अलग माध्यम है, इसलिए इनके तरीके भी अलग अलग होंगे और समाचार के रूप में भी हमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा। प्रस्तावना के अंतर्गत हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की, उसको यहाँ पर इस पैराग्राफ में स्पष्ट भी किया गया है। यदि आप विचार करें, ध्यान दें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं कि निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है, यानी सबसे प्रमुख अंतर। यहाँ पर यदि अंतर की हम बात करें तो सबसे प्रमुख अंतर तो आपको यही दिखाई देता है कि जहाँ अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक माध्यम का अपना तरीका, अपनी शैली होती है, अपने हिसाब से उसके समाचार लेखन की शैली होती है। यहाँ पर देखें कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। इन सभी माध्यमों में कौन सा माध्यम श्रेष्ठ है, क्या उसकी विशेषताएं हैं,
अंतर यदि हम समझना चाहें तो उसके लिए प्रत्येक माध्यम के गुण एवं दोषों से हमें परिचित होना होगा। तो यहां पर देखें कि जनसंचार का कोई भी माध्यम हो, हर माध्यम में कोई कुछ कमियां और कुछ गुण अवश्य होते हैं। जनसंचार के विभिन्न, यहां दे भी रखा है बिंदु, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज्यादा साबका पड़ता होगा, सामना होता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं तो क्यों और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है और अपनी पसंद होती है। तो हम ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति का पसंदीदा माध्यम प्रिंट मीडिया होगा तो ये कहना गलत होगा, रेडियो है तो गलत होगा, टीवी है तो गलत है, या कहें कि इंटरनेट है तो गलत होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पसंद होती है। किसी को समाचार पत्र पत्रिकाएं पसंद है, किसी को रेडियो पसंद है, किसी को टीवी पसंद है और किसी को इंटरनेट सेवाएं पसंद है। शायद आप थोड़ा सोच में भी पड़ जाएं, आपका उत्तर चाहे जो हो, पर इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी ज्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसे फुर्सत के क्षण में अखबार और पत्र पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग या कुछ और पढ़ते या देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। तो सबकी बातें अलग हैं। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर हैं। अब ये कारण क्या है, उन कारणों को हम अलग अलग माध्यमों के अंतर्गत यदि पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रिंट मीडिया पर। प्रिंट माध्यम। दोस्तों यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न हो सकता है, प्रिंट मीडिया के या प्रिंट माध्यम के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम का आशय है छपाई वाले माध्यम। इसे मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। प्रिंट माध्यम से आशय है छपाई वाले माध्यम और इन्हें छपाई वाला माध्यम भी कहा जाता है, मुद्रण माध्यम भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? समाचार पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, विज्ञापन आदि सभी भेदों के रूप में इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जनसंचार माध्यमों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रस्तुत रही है। उद्भव और विकास पर टिप्पणी से संबंधित यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इस पैराग्राफ में आप यहां से और यहां तक का उत्तर लिख सकते हैं बिना किसी संकोच के। प्रिंट यानी मुद्रित, छपा हुआ माध्यम संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रिंट माध्यम का उद्भव आधुनिक युग में हुआ है। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि प्रिंट माध्यम का उद्भव आधुनिक युग में हुआ है। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। आराम से ध्यान से पढ़ना है, समझना है। आपके पास यदि कोई सहायक सामग्री हो, सहायक सामग्री में यदि आपको ये प्रश्न मिले तो वहां पर भी आप देखेंगे आपको इसी रूप में उत्तर मिलेगा जैसा कि पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। तो हमें इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से देना है जैसा आपके सम्मुख प्रस्तुत है।
छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। भारत की यदि बात करें तो भारत में पहला छापाखाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। पहला छापाखाना भारत में कब खुला? 1556 ईस्वी को गोवा में। इस छापे खाने को खोलने के पीछे उद्देश्य क्या था? आपसे पूछा जाए कि प्रिंट माध्यम का भारत में विस्तार करने के पीछे क्या प्रमुख उद्देश्य रहा होगा, तो यहां दे रखा है। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। ईसाई धर्मावलंबियों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने वाली पुस्तकों को छापने के लिए ये छापाखाना खोला था। तब से अब तक मुद्रण की तकनीकी में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार भी हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आशा है आप समझते हुए चल रहे हैं। यदि कहीं कोई बात आपको लगती है जो आपके जहन में नहीं रुक सकती है तो आप उसे रेखांकित कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका में आप अपने महत्व की बातें उतार सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र के अंतर्गत वो पुराना छापाखाना दर्शाया भी गया है जिसमें अखबार को छपते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आती हैं। यानी छपे हुए जितने भी माध्यम हैं जिनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं, समाचार मिलते हैं, वो सभी क्या है? मुद्रित माध्यम। तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत सभी क्या क्या आते हैं? अखबार आती हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं, पुस्तक आती हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रित माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख गुण क्या है, मुद्रित माध्यमों के क्या लाभ हैं। किसी भी रूप में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप यहीं से लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिख मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता, यानी पहली विशेषता की हम बात करें तो क्या है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। मुद्रित माध्यम में जो शब्द लिखे हुए होते हैं उनमें स्थायित्व होता है। आप उन शब्दों को आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा जितनी बार इच्छा करें उतनी बार पढ़ सकते हैं। सबसे प्रमुख विशेषता प्रिंट माध्यम की, तो आप इसको लिख सकते हैं। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताओं में पहली प्रमुख विशेषता, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, या ये कहें कि इसमें स्थायित्व होता है। उसे आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी बार चाहें, जहां से चाहें पढ़ सकते हैं। ये सुविधा आपके पास होती है। तो यहां पर जो शब्द दिया गया है स्थायित्व होता है, स्थायित्व होता है इसका मतलब इसे लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। यहां पर इसमें देखेंगे, यही नहीं, अगर आप अखबार, पत्र पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें यह बाध्यता नहीं। तो ये दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं। अगर आप अखबार, पत्र या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ पर किसी भी समाचार को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि अखबार के पहले पृष्ठ की पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। तो तीसरी प्रमुख विशेषता यहाँ से देखिए, मुद्रित माध्यमों की स्थायित्व का एक लाभ यह है कि आप लंबे समय तक खबरों को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरी प्रमुख विशेषता। आगे देखिए,
इसमें दो विशेषताएं दी गई। सबसे बड़ी विशेषता के रूप पर आप यहाँ तक जो तीन विशेषताएं हैं ये भी प्रथम के अंतर्गत दी गई और दूसरी यहाँ, लेकिन आप इनको अलग अलग बिंदुवार तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं चौथी विशेषता, इसको आप ले सकते हैं चौथी। तो यहाँ दूसरी की जगह हटा दीजिए, चौथी विशेषता। मुद्रित माध्यमों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार करती है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। तो यहाँ से आप फिर पांचवा नंबर ले सकते हैं, जो कि इसको अलग रूप देता है। लिखित और मौखिक भाषा का सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अब एक बार आप ध्यान देंगे, मैं सभी विशेषताओं को क्रमवार तरीके से एक बार बोलने का प्रयास करता हूँ। यदि कहीं कोई बिंदु आपसे छूटा हो तो आप उस बिंदु को पुनः ध्यान में रख सकें। विशेषताओं की यदि बात करें तो मुद्रित माध्यम, छपे हुए माध्यम जितने भी हैं उनमें स्थायित्व होता है। उसे आप धीरे धीरे उस पर सोच विचार करते हुए, दोहरान करते हुए, या जितनी इच्छा हो उतनी बार आप उसे पढ़ सकते हैं। पहली विशेषता के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्थायित्व के कारण इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरी विशेषता की यदि बात करें तो इसे पढ़ने के लिए जहां से इच्छा हो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति से ही आप शुरुआत करें, ये कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि यहाँ दिया भी गया है, ये कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद में इसके पढ़ने वाला सबसे बड़ी विशेषता जो कि इसमें नहीं दिया गया, आपको ध्यान में रखना है कि इसको पढ़ने वाला साक्षर व विशेष योग्यता वाला होना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा, साक्षर होगा, तभी वो इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगली विशेषता मुद्रित माध्यमों की यानी पांचवी विशेषता पर यदि हम बात करें तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार करती है। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, जो कि दे भी रखा है। इसमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी व शब्दों के प्रयोग का ध्यान रखा जाता है। और छठी प्रमुख विशेषता पर यदि बात करें तो मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है, क्योंकि पाठकों के पास उसे पढ़ने, सोचने व समझने का समय होता है। इस प्रकार से आप मुद्रित माध्यम को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ खबरें दिखाई गई हैं, इन खबरों के हिसाब से आप समझ सकते हैं, किसी भी खबर को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता में, जो कि चिंतन की अभी बात कर रहे थे हम, कि यह चिंतन, विचार, और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने व सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। तो असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही होता है जो साक्षर हो, जो कि अंतिम यानी पांचवी विशेषता के रूप में हमने इसको लिया था कि मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, उसके लिए ये माध्यम बिल्कुल अनुपयोगी है, अनुपयुक्त है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी सीमाएं, मुद्रित माध्यम की सीमाएं या कमियां। अब यहाँ पर टिप्पणी के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मुद्रित माध्यम में प्रमुख रूप से क्या क्या कमियां हैं, कमियों को लिखिए। तो कमियां आप बता सकते हैं। यहाँ से आप देखिए इस पैराग्राफ में इन कमियों पर आप विचार करेंगे। पहले हम अपने स्तर से एक बार कमियों पर यदि बात करना चाहें, विचार करना चाहें, तो एक बार हम इसको औपचारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमी तो यही होती है कि ये अनपढ़ और निरक्षरों के लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी होती है।
मुद्रित माध्यम में पाठकों की शैक्षिक योग्यता, भाषा ज्ञान तथा रुचि का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये इसकी दूसरी कमी के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी तीसरी कमी की बात करें तो इसमें रेडियो, टीवी और इंटरनेट की तरह तुरंत घटित घटनाओं का उसी क्षण प्रकाशन नहीं कराया जा सकता। जैसे आप देख सकते हैं उस तत्कालीन समय में यदि कोई घटना घटित हुई है तो रेडियो या टेलीविजन पर उस घटना को तुरंत प्रस्तुत कर दिया जाता है, प्रसारण कर दिया जाता है, जबकि मुद्रित माध्यम में वो तत्कालीन समय में उसी समय उसको मुद्रित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको अगले बुलेटिन तक या अगले प्रकाशन तक, जो कि उसकी डेडलाइन निश्चित की गई है, वहाँ तक आपको रुकना है। यहाँ पर एक शब्द आएगा डेडलाइन। तो डेडलाइन क्या है, डेडलाइन को भी हम स्पष्ट करेंगे। डेडलाइन होता है मुद्रित माध्यमों में, अखबार या पत्र पत्रिकाओं में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित अवधि होती है, और इस निश्चित अवधि को ही क्या कहा जाता है, डेडलाइन। जैसे मान लीजिए अखबार सुबह निकलता है तो रात को छपेगा, तो रात को छपने के बाद प्रकाशन होगा। शाम को भी कहीं बड़े शहरों में निकलता है तो शाम को उसको अखबार छपेगा, तो दिन में ही शाम को से पहले उसकी खबरें उसमें सम्मिलित की जाएंगी। अगली इसकी कमी की यदि बात करें, इसके प्रकाशन की समय सीमा निश्चित होती है। इसमें लेखकों को जगह, स्पेस का, मुद्रण से पहले सभी अशुद्धियों को दूर करने का, प्रचलित भाषा के प्रयोग का तथा विशेष सामग्री में तारतम्य रखने का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए अलग से एक टीम रखी जाती है जो कि प्रकाशित होने वाली खबर की अच्छी तरह से जांच करती है, अन्वेषण करती है कि इसमें कोई अशुद्धि न हो, तो इसमें मेहनत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कमजोरी। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली, यह निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। तो पहली कमी है ये, सबसे पहले मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान और शैक्षिक योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ तक आप इसको दूसरी विशेषता के अंतर्गत, दूसरी कमी के अंतर्गत ले सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा यह भी है कि वे रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटित घटनाओं का संचालन नहीं करते। तो ये देखिए इसकी तीसरी प्रमुख कमी, उसी तत्क्षण, उसी क्षण उसका प्रकाशन नहीं होता है। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार यहाँ पर दिया कि डेडलाइन क्या होती है, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहा जाता है। और यहाँ से आप इस परिभाषा को भी रेखांकित कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अलग कलर में रेखांकित कर रहा हूँ, तो आप इसको उतार सकते हैं। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेडलाइन क्या है। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को स्पेस, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, स्पेस का, जगह का पूरा ध्यान रखना होता है। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 250 शब्दों तक ही आपकी उस रिपोर्ट को, आलेख को या समाचार को सिमटाना होगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, यहाँ स्पेस सीमित होता है और सीमित स्पेस के कारण आपको खबर उसी निर्धारित स्पेस में लिखनी होती है। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। तो यहाँ पर खबर की महत्व और उपलब्धता के आधार पर यह निश्चित होता है कि कौन से अखबार को, कौन से आलेख को या कौन सी रिपोर्ट को कितनी जगह मिलेगी। फिर देखिए अगली कमी की यदि बात करें तो मुद्रित माध्यम के लेखक को या पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियां और अशुद्धियों को दूर किया जाए।
क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी और उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक अखबार के लिए अलग से एक टीम गठित होती है जो उन गलतियों या अशुद्धियों पर ध्यान रखती है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों के चलते, क्योंकि ये भी हमें पता है कि किसी एक माध्यम में कुछ कमियां रही होंगी तभी दूसरा माध्यम अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है या ध्यान में रखने योग्य बातें क्या क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर मुद्रित माध्यमों के लिए ध्यान में देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहली बात दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है, आमजन की भाषा में इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करें तो समय सीमा, जिसको डेडलाइन की हम बात कर रहे थे, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी होता है। तीसरी यदि बात करें तो लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। और चौथी प्रमुख ध्यान देने योग्य बात है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्य बनाए रखना जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो आप इसका जवाब यहीं से लिख सकते हैं कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिसमें पहली होती है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना सबसे आवश्यक है। साथ ही प्रचलित भाषा के प्रयोग पर इसमें जोर दिया जाता है। दूसरी बात की करें तो यहाँ पर समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी होता है। जो डेडलाइन दी गई है उस तक प्रकाशन पूरा करना और जितना स्पेस खबर के लिए निर्धारित किया गया है उस स्पेस के लिए जो अनुशासन है, नियम है, उसका पालन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो एक बार जो गलती होगी उसको सुधारने के लिए फिर अगले अंक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना होता है। तीसरा है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये था अपना मुद्रित माध्यम। मुझे आशा है कि मुद्रित माध्यम में किसी प्रकार को किसी को समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं दूसरा जो इसका माध्यम है, रेडियो। लगभग रेडियो माध्यम से सभी परिचित हैं। रेडियो माध्यम से लगभग सभी परिचित हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसको सिर्फ सुना जा सकता है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है, यानी सब कुछ इसमें किस पर निर्भर करता है, ध्वनि, स्वर और शब्दों पर। और इन सभी वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। ध्यान में देंगे कि रेडियो माध्यम के लिए ये प्रमुख बातें हैं। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जबकि रेडियो में ये सुविधा श्रोता के पास नहीं होती है। इसलिए रेडियो पत्रकार को श्रोता की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी खबर को प्रस्तुत करना होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, श्रोताओं का इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। मुद्रित माध्यम में शायद पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि जिस पाठक की जैसी रुचि होती है वो अपनी रुचि के अनुरूप समाचार पढ़ सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो में आपको अपनी पसंद के समाचार सुनने के लिए पूरे समाचार को शुरू से अंत तक समझना होगा, सुनना होगा। आप जहाँ से चाहे वहाँ से नहीं सुन सकते हैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, पूरा सुनना होगा। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आती तो पाठक फिर से उसे पढ़ सकता है,
ये तो मुद्रित माध्यम की बात है, या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है, लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता है। उसे बुलेटिन प्रसारण के समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना ही होगा। इस बीच में वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दी गई हैं, ये है समाचार की, रेडियो समाचार की प्रमुख कमियाँ। अब कमियों की बात यहाँ पर हो रही है तो कमियों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है रेडियो समाचार माध्यम में प्रमुख रूप से क्या कमियां हैं, उनकी कमियों को उजागर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली कमी कि रेडियो श्रोता के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यहाँ से क्षमा करना, मैंने थोड़ा निशान गलत लगा दिया, दोबारा से लगाने का प्रयास करता हूँ, इसको रेखांकित करता हूँ, आप यहाँ से लेंगे। सबसे पहली जो कमी है यहाँ से देखिए, अखबार पाठकों के पास यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से पढ़ सकते हैं। तो उसे वो पढ़ सकता है, शब्दकोश का सहारा ले सकता है। लेकिन रेडियो श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की रेडियो की तरह बुलेटिन को कभी भी और कहीं से नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन प्रसारण का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा और बीच में वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और नहीं उसके पास किसी गूढ़ शब्द के वाक्यांश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश अर्थ में ढूंढ लेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा और यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। रेडियो की प्रमुख कमियों में आप ये सब लिख सकते हैं। इनको मैं एक अपने हिसाब से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो क्रमवार तरीके से यदि लिखें तो आप लिख सकते हैं, रेडियो समाचार बुलेटिन को अखबार की तरह कभी भी और कहीं से भी नहीं सुना जा सकता। दूसरी कमी लें तो श्रोता को बुलेटिन के प्रसारण के समय का इंतजार करना होगा। समाचार बुलेटिन के लिए जो डेडलाइन निश्चित की गई है वहां तक उसको इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। तीसरी कमी की यदि बात करें तो श्रोता समाचार सुनते समय इधर उधर नहीं आ जा सकता। यदि वो ऐसा करता है तो समाचार आगे निकल जाएगा। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अखबार में यदि कोई समाचार आगे निकल गया, नहीं समझ में आ रहा, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो श्रोता के पास किसी गूढ़ शब्द वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय नहीं होता है और इसमें अपनी पसंद के समाचार ही हम नहीं सुन सकते हैं। जो दिखाया जाएगा, जो सुनाया जाएगा, वही समाचार हमें सुनना होगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है, यानी एक श्रव्य माध्यम है। इसमें सिर्फ ध्वनि के माध्यम से हम खबरों को सुन सकते हैं और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन यहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। तो टीवी में शब्द के साथ दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोग के रूप में चलते रहते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होता है, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। वैसे तो तीनों माध्यमों जो कि प्रिंट, रेडियो और टीवी में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। हर माध्यम को किसी न किसी चुनौती से गुजरना होता है, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे ज़्यादा कठिन है। प्रिंट माध्यम में, प्रिंट मीडिया की जो चुनौतियां हैं वो अपनी अलग हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक वो पाठक को अपनी विषय वस्तु से बांधे रख सकने में कामयाब होता है। वहीं टीवी की कुछ चुनौतियां हैं,
तो टीवी की चुनौतियों की यदि बात करें तो टीवी के जो माध्यम हैं, दृश्यों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से रोचकता ला करके वो पाठक को या दर्शकों को मुख्य खबर से बांधे रख सकते हैं। तो लेकिन रेडियो में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती होती है ये। अब आगे बात करते हैं रेडियो समाचार की संरचना पर। रेडियो समाचार की संरचना क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो समाचार के लिए लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूंकि दोनों माध्यमों की अलग अलग प्रकृति है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान भी जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली, ये बात दी गई है कि इनकी शैली कैसी है। तो चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो या मुद्रित माध्यम हो, किसी भी प्रकार का माध्यम हो, हर प्रकार के माध्यम के लिए ज़्यादातर जो समाचार हैं, फीचर हैं या आलेख हैं, वो सभी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे होते हैं। तो या ये कहें कि जनसंचार के सभी माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। मीडिया की भाषा में स्टोरीज का अर्थ होता है खबर। खबर को ही क्या कहा जाता है, स्टोरीज। तो यहाँ पर देखिए कि रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, जिसको इन्वर्टेड पिरामिड शैली कहा जाता है, उसके आधार पर होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे फिर एक प्रश्न बनता है और पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा भी गया है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले उल्टा पिरामिड शैली को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आशा है आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ के द्वारा भी आप इसे समझ सकते हैं। पैराग्राफ में उल्टा पिरामिड शैली को स्पष्ट करने के लिए दिखाया गया है तो सबसे पहले आप देखिए, इस डायग्राम पर एक बार ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 शंकु बनाए हैं, आप इसको गौर से देख रहे होंगे। एक मैंने सीधा बनाया, एक मैंने उल्टा बनाया है। इसके 3 हिस्से हो गए, 1 2 3। इसके 3 हिस्से हो गए, 1 2 3। यानी मैं अलग अलग कलर में इनको कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। एक सीधा है, एक उल्टा है। सीधे में आप देखते हैं कि जो सबसे छोटा हिस्सा है वो सबसे ऊपर है। सबसे छोटा हिस्सा मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण खबर। उसके बाद में उससे बड़ा हिस्सा यानी उससे ज़्यादा महत्व की खबर, और सबसे बड़ा हिस्सा है सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा महत्व की खबर। ये तो होता है सीधा पिरामिड, अर्थात सबसे कम महत्व की सबसे पहले, फिर उससे बढ़ते हुए महत्व क्रम में जो होता है वो तो होता है सीधा। उल्टा पिरामिड क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे पहले कहना, फिर घटते हुए महत्व क्रम में बाकी खबरों को बताना ही उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं उनको 2-3 लाइनों में स्पष्ट करना होता है, जिसको कहा जाता है, जो पहला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है इंट्रो। सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, इंट्रो। इंट्रो क्या होता है, हिंदी में इसे मुखड़ा भी कह सकते हैं, मुखोटा कह सकते हैं। इसमें खबर के मूल तथ्य को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है और इसी को खबर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इंट्रो क्या है। इंट्रो से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रो क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इंट्रो यही स्पष्ट कर सकते हैं आप कि इसे हिंदी में मुखड़ा या मुखोटा कहा जाता है। इसमें खबर के मूल तथ्य को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है और यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। दूसरा होता है इसका मध्य भाग या बॉडी। दूसरा इसका हिस्सा होता है मध्य भाग या बॉडी। इसमें समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में
बताया जाता है। विस्तृत रूप से जो मुख्य खबर होती है उसका वर्णन करना। और तीसरा है इसमें समापन। समापन में यह हिस्सा बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, यानी इसके साथ इसकी विषय वस्तु जुड़ी होती है और इसी के साथ इसको स्पष्ट करना होता है। तो मुझे आशा है कि आपको उल्टा पिरामिड शैली का ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अब इस पैराग्राफ में जो बातें हमें समझाई गई है उस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले रखा जाता है, यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरमोत्कर्ष। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली के टिप्पणी लिखवानी हो तो इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। इंट्रो, बॉडी और समापन, जो कि 3 हिस्से हैं। इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, समापन क्या है, तीनों को हम एक बार स्पष्ट कर चुके हैं। तो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसको लीड भी कह सकते हैं, मुखड़ा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाए कि इंट्रो क्या है, तो उसका जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं। समाचार के इंट्रो को लीड या हिंदी मुखड़ा कहते हैं। इसमें इस खबर के मूल तथ्य को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है और इसके ये होता है इंट्रो, 2-3 पंक्तियों में स्पष्ट करना और फिर मूल खबर को स्पष्ट करना। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। यह होता है मध्य भाग। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफों को काट करके हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं पे समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक इंट्रो का उदाहरण दिया गया है। रेडियो के लिए इंट्रो का एक उदाहरण दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये उदाहरण दिया गया है कि रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, ये इंट्रो है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। यानी जो मूल खबर है वो तो हमें इंट्रो में मिल गई। अब इसका विस्तृत विवरण मिलेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, घायल हुआ, क्या हुआ, कहाँ चोट आई है, ये बातें फिर विस्तृत विवरण में आएंगी। तो इंट्रो हो गया और इंट्रो में हमें पूरी खबर की जानकारी मिल चुकी है। दूसरे उदाहरण पर यदि हम बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है और राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। ये एक दूसरा आप इंट्रो देख सकते हैं। तो खबर का जो मूल क्लाइमेक्स है, चरमोत्कर्ष है, वो तो हमें इंट्रो में ही पता चल गया। जैसे कहानी में होता है रहस्यात्मकता, सस्पेंस जिसको बोलते हैं, वो कहानी के अंत में जाके स्पष्ट होता है, वैसा नहीं होता है यहाँ पर। उल्टा पिरामिड शैली में जो इंट्रो होता है उसी में वो बात स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें। तो रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए बुनियादी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए किन बुनियादी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, लिखिए। तो यहाँ पर भी आप ये नहीं सोचें कि ये हमारे महत्व का नहीं है, हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है। तो जिसमें सबसे पहले दे रखा है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए
यानी सुनने के लिए है, इसलिए उसके लेखन में ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य भूलना नहीं चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक वाचिका उसे पढ़ते हैं। इसलिए रेडियो समाचारों के लिए जो खबरें लिखी जाती हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि खबरें सुने जाने से पहले समाचार वाचक वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए सबसे पहले समाचार कॉपी नंबर 1 ध्यान रखना, समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत न हो। अर्थात समाचार की कॉपी टाइप कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि उसे पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। किसको? वाचक वाचिका को, जो समाचार पढ़ने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड साफ सुथरी नहीं हो है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचिका को अटकने या गलत पढ़ने का खतरा होता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे प्रमुख विशेषता यही है। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि कॉपी ऐसे साफ सुथरी तैयार की जानी चाहिए कि पढ़ने में वाचक वाचिका को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। फिर देखिए, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को नंबर 2 ध्यान में रखने योग्य बात, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, 3 स्पेस के साथ, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में 3 अक्षरों का अंतर होना अनिवार्य है। आगे आप देख सकते हैं नंबर 3 यहां से दे सकते हैं, कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। नंबर 4 यहां से दे सकते हैं, एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 6 यहाँ से डाल सकते हैं, प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबर लेनी है, किस खबर में कितनी कॉपी कितना बढ़ा देना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल शब्दों, ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों, संक्षिप्त अक्षरों, अंक आदि को नहीं लिखने चाहिए जिससे पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। तो ये छठी जो विशेष जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है ये कि समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, एब्रीविएशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिनसे जबान लड़खड़ाने लगे। फिर देखिए नंबर 7 पे आप ये डाल सकते हैं, अंकों को लिखने के मामले में एक खास सावधानी रखी जानी चाहिए, जैसे 1 से 10 तक के जो अंक हैं उनको शब्दों में, 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए। साथ ही जैसे 28,37,550 को इसको अंकों में न लिख करके इसे शब्दों में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ऐसी संख्या को आप, तो यानी ये कहें कि 11 से 999 तक शब्दों में और फिर इसके आगे की जो संख्या हो उसको फिर पुनः शब्दों में लिखा जाना चाहिए। इसी तरह देखिए आगे नंबर 8वीं बात हमें क्या ध्यान में रखनी है वो भी आप देख लें। 8वीं बात यहाँ से देखिए, इसी तरह अखबारों में प्रतिशत या डॉलर, ये है डॉलर का चिन्ह, ये है प्रतिशत, तो डॉलर या प्रतिशत जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, यानी प्रतिशत और डॉलर ही लिखा जाना चाहिए, शब्दों में ये लिखा जाना चाहिए। ये 8वीं बात हमें ध्यान में रखनी आवश्यक होती है। ये 9वीं बात देखिए, इसमें जहां भी संभव और उपयुक्त हो दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह
28,37,550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझने के लिहाज से बेहतर है। लगभग शब्द का प्रयोग करके रेडियो में चल सकता है, लेकिन इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। जैसे तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते, 98 ही उसे लिखना पड़ेगा। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। ये 10वीं बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं उनको आप इस क्रम में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे रेडियो समाचार में अधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं को ये आप 11वीं बात के रूप में आप इसे रख सकते हैं। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया। इसकी तुलना में इसे इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है। वो ज़्यादा संप्रेषणीय है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए, संख्या से इसको कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए। इसी तरह तिथियों को, ये नंबर 12 पर आपको ध्यान रखना है, तिथियों को उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1985 न कि शब्दों में इसको लिखना है, न कि 15 अगस्त 1985 अंकों में इसे नहीं लिखना है, बल्कि इसे शब्दों में ही लिखना है। तो दूसरी जो इसकी है लेखन की बुनियादी बातों में डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। ख पे आप ध्यान देंगे। आप इस पर जहां तक है मैं आपको वैसे समझाने का प्रयास करता हूं। तो रेडियो में डेडलाइन अलग से नहीं होती बल्कि समाचार से ही गुथी हुई होती है। ये बात यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं होती है बल्कि समाचार के साथ गुथी हुई होती है, मिली हुई होती है। अखबार में दिन में एक बार और वह भी सुबह कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। इसलिए रेडियो समाचार में सुबह, दोपहर, सायंकाल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में सावधानी बरती जाए। केवल अत्यधिक प्रचलित अथवा लोकप्रिय संक्षिप्ताक्षरों को ही काम में लिया जाना चाहिए, जैसे UNO, सार्क, ICICI बैंक, यूनिसेफ आदि शब्दों का संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा पूरा शब्द बोला जाए, क्योंकि सभी शब्दों से सभी परिचित नहीं हैं। तो यहाँ पर यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखेंगे हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इस तरह समाचार के संदर्भ में एक मामला महत्वपूर्ण, अखबार एक दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई, बैठक में का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, इस प्रकार के ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों की यदि बात करें तो संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है। जो लोकप्रिय शब्दों को ही काम में लेना चाहिए, जैसे
WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक आदि का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है, क्योंकि इनसे सभी पाठक, सभी श्रोता परिचित होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। डेडलाइन की तरह संदर्भ को कहीं से भी ध्यान में रखा जा सकता है। और ये था अपना रेडियो माध्यम। अब चर्चा करते हैं इसके तीसरे प्रमुख माध्यम टेलीविज़न की। तो दोस्तों, आशा है आप यहाँ तक बहुत ही ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा प्रमुख माध्यम है रेडियो टेलीविज़न। तो जब हम टेलीविज़न लेखन की बातें करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख, जिसको स्क्रिप्ट कहा जाता है, लिखते समय इस बात पर खास ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों पर चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बताने की कला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक देखें कि कम से कम शब्दों में, क्योंकि इसमें दृश्य साथ में दिखाए जाते हैं, इसलिए कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर को प्रस्तुत करने की कला के साथ खबरें दिखाई जाती हैं। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। यानी दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। यानी जो दृश्य मिले हैं, यदि आसमान के मिले हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समुद्र की नहीं। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं, आग का ही जिक्र करेंगे, पानी का नहीं करेंगे। मान लें दिल्ली के किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है, तो अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह से बन सकता है कि दिल्ली के लापतागंज नहीं, लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसकी शुरुआती हिस्सा, यहाँ पर ध्यान देंगे, टीवी पर खबर 2 प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। शुरुआती हिस्सा, जिसको पहले हम बात करें, जिसमें मुख्य खबर होती है, जो कि बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर उसे पढ़ता है। दूसरा वह हिस्सा होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। तो अब देखिए, जैसे यही खबर है तो 2 रूपों में, ये तो अखबार में तो इस प्रकार से आपको इसका रूप मिलेगा, लेकिन यही खबर कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसको टेलीविज़न पर कैसे दिखाएंगे, तो उसको आप देखिए। फिलहाल दिल्ली की जिस आग की खबर की चर्चा हम कर रहे हैं, उसे टीवी पर पेश करने के तरीकों की बात कर रहे हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा, उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आग की ये लपटें, क्योंकि वो लपटें जो आग लगती हुई जो दृश्य के अंतर्गत दिखाई गई हैं वो तो दिख रही हैं,
इसलिए उन दृश्यों को ये शब्द के द्वारा संबोधित कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी और फिर तेजी से फैलने लगी, और इसका ये जो रूप है इस प्रकार से लिखा जाएगा। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है। दृश्य के साथ बंधे होने, जो कि जैसा कि दृश्य में दिखाया गया है उसी के अनुरूप खबर को भी प्रस्तुत करना होता है। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूंकि टेलीविजन पर खबरें पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। तो यहाँ पर भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीवी खबरों के लिए प्रचलित फॉर्मेट क्या है, बताइए। तो प्रचलित फॉर्मेट क्या है उसको आप देखेंगे। विभिन्न चरण जो दिए गए हैं वही प्रचलित फॉर्मेट है। किसी भी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट मीडिया, रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है। यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं, और ये कई चरण क्या क्या हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। ये 7 चरण हैं। इन 7 चरणों से होकर के खबर हमारे तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही तसल्ली से धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। तो ये स्थिति होती है ब्रेकिंग न्यूज। जैसे आप कई बार देखते हैं कोई समाचार पढ़ रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस स्थिति में रेडियो टीवी पर आप कोई समाचार चैनल लगा रखे हैं, उस समय आप समाचार देख रहे हैं, तत्काल अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलती है तो उसको सूचना देने के लिए बीच में लगातार दिखाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ सूचना देना, उस खबर के मुख्य पहलू पर प्रकाश नहीं डालना, सिर्फ खबर से परिचित करवाना, खबर की जानकारी देना, और बार बार उसको फ्लैश करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो ये स्थिति होती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। यानी सबसे पहले कोई बड़ी खबर मिले उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना और बार बार उसको दिखाना, जिसमें खबर को नहीं बताया जाएगा, सिर्फ उसकी जानकारी दर्शकों को दी जाएगी। दूसरा इसमें आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, बिना किसी लाग लपेट के। जो एंकर है वो खबर को स्पष्ट करता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर ही सूचनाएं पहुंचाता रहता है। यानी ये स्थिति वो होती है जब तक संबंधित घटना से या समाचार से दृश्य नहीं मिलते, तब तक एंकर केवल प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खबर को पढ़ता रहता है, सुनाता रहता है। ये स्थिति कहलाती है ड्राई एंकर। तीसरी पर यदि हम बात करें फोन इन। फोन इन की स्थिति में आप समझ ही गए होंगे कि इसमें फोन का इस्तेमाल होता होगा। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बातें करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। आप देखते होंगे कि स्टूडियो से जो समाचार वाचक वाचिका है वो रिपोर्टर से घटना स्थल पर फोन से बात करके सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं, वह दर्शकों को बताता रहता है और एंकर उसे स्पष्ट करता रहता है। चौथा आता है एंकर विजुअल। विजुअल का अर्थ होता है दृश्य। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर जब खबर लिखी जाती है
और उस खबर को एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। ये स्थिति कहलाती है एंकर विजुअल। यानी किसी घटना के लिए, किसी समाचार के जैसे ही विजुअल्स हमें प्राप्त होते हैं, दृश्य हमें प्राप्त होते हैं, एंकर उन दृश्यों के आधार पर उस बुनी हुई खबर को पढ़ता है और शुरुआत बिल्कुल वैसे ही प्रारंभिक सूचनाओं की तरह ही करता है। लेकिन इसमें यह बात निश्चित होती है कि पहले खबर पढ़ने के बाद उससे संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। ये स्थिति होती है एंकर विजुअल। एंकर के द्वारा दृश्य दिखाए जाने, विजुअल मिलते ही खबर के साथ दृश्यों को दिखाना। तो आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। पांचवी स्थिति आती है इसमें एंकर बाइट। बाइट का अर्थ होता है कथन। यानी टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट्स दिखाई जाती है। यह आपकी खबर प्रमाणित है या नहीं, इस खबर को प्रामाणिकता देने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित कथन दिखाए जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर के खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। ये स्थिति होती है एंकर बाइट। एंकर के द्वारा लोगों के उस कथन के द्वारा संबंधित खबर को प्रामाणिकता देना ही क्या कहलाता है? एंकर बाइट। एंकर के द्वारा घटना स्थल पर मौजूद लोगों के कथन के द्वारा अपनी खबर को प्रामाणिकता देना क्या कहलाता है? एंकर बाइट। ये स्थिति होती है एंकर बाइट की। एक स्थिति होती है लाइव। लाइव से आप समझ ही गए होंगे, घटना स्थल से सीधा प्रसारण। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। और इसके बाद में आता है अंतिम जो 7वां चरण है, एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे ही वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्दों का काम दृश्यों को आगे ले जाना होता है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाना ताकि खबर के सारे आशय स्वयं ही खुल जाएं। तो ये थे टीवी के कुछ 7 चरण, जो बुनियादी फॉर्मेट। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसान, यहाँ पर देखेंगे, इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको दृश्य के साथ दिखाई जा रही हैं और वो चल जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द ही नहीं होता, बीच में होती हैं ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर वीओ के साथ 2 तरह की आवाज़ें होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट्स जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, जैसे चिड़िया का चहचहाना या फिर गाड़ियों को गुजरने की आवाज़,
या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की आवाज़। तो टीवी पर खबर लिखने के लिए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर बनती है, टीवी के लिए उसका फॉर्मा भी बना है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते हैं जिन्हें खबर के नीचे पुष्टि भरने के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर, दो दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करता है। तो यहाँ पर अब एक चर्चा करते हैं हम टीवी समाचारों के लिए कुछ बातें। टीवी समाचारों से संबंधित कुछ बातें जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी समाचार लेखन में शब्दों के द्वारा दृश्यों को आगे किया जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया है। टीवी लेखन सिर्फ शब्दों व दृश्य ही नहीं होते, बल्कि इस बीच बीच में ध्वनियों का प्रयोग भी होता है। जैसे कुछ प्राकृतिक होती है, कुछ विजुअल बाइट्स होते हैं। इसमें दृश्य और शब्दों यानी विजुअल और वॉइस ओवर वीओ के साथ दो तरह की आवाज़ें होती है, एक बाइट्स एक दूसरी दृश्य के अनुसार। ये सभी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर बिंदु मिल रहा है रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। इसको लेकर के एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले औपचारिक रूप से हम देखें कि दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। रेडियो और टीवी के पत्रकारिता के भी नहीं। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ से ही आप ले लेंगे, रेडियो और टीवी आम आदमी का माध्यम है और भारत जैसे विकासशील देश में श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर वर्ग तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरत पूरी करना रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करें कि भाषा और शैली की, तो रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है, इसलिए आम आदमी तक देश विदेश की खबरों को पहुँचाना ही टीवी और रेडियो का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात करें, इनकी भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा को पूरी तरह से निभाना चाहिए। टीवी तथा रेडियो में खबरों के वक्त आपसी बोलचाल के शब्दों का एवं भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। शुद्ध साहित्यिक भाषा का या तकनीकी शब्दावली का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसमें वाक्य सीधे, सरल तथा छोटे तथा स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए। भाषा सहज, संप्रेषणीय और प्रभावी होनी चाहिए ताकि आसानी से अपना प्रभाव छोड़ सके, समझ सकें। उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेडियो और टीवी के समाचारों की भाषा शैली अखबारों से भिन्न होती है, इसलिए उसमें निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों के प्रयोग से उसे बचना चाहिए। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, वै, किंतु, परंतु, यथा आदि अव्यय शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह पर और, या, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा में लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों के और सामासिक और तत्सम शब्दों आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग और जहाँ ज़रूरी हो तभी करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। भाषा को साफ व शुद्ध रखने के लिए अच्छी बातें हैं। वाक्य छोटे होने चाहिए, एक वाक्य में एक ही बात कही जाए, वाक्यों में आपस में तारतम्यता हो, शब्द प्रचलित एवं बोलचाल के हों जिससे उच्चारण व अर्थ सरलता से स्पष्ट हो सके। इस प्रकार की कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे रेडियो और टीवी का उद्देश्य है, जाहिर है कि लोगों तक पहुँचाने के माध्यम है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह आसानी से समझ में आ सके। तो यानी इसकी सबसे भाषा कैसी होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली। साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता न करना पड़े। समझ गए, भाषा सीधी होनी चाहिए जिससे कि आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा देखिए, इसका कारण
हमारा यह दायित्व है कि हमारी आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा में इस्तेमाल रेडियो और टीवी के समाचारों में भी करें। तो आम बोलचाल के शब्दावली का प्रयोग टीवी समाचार और रेडियो समाचारों में किया जाना चाहिए। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है, यानी सरल भाषा लिखे तो कैसे लिखें कि वाक्य सबसे छोटे हों, सीधे हों, सरल हों। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हो। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी हो तो कैसे बताते। खुद समझकर उसको सीधे तरीके से स्पष्ट करना। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोलकर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। रेडियो और टीवी, फिर तीसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडियो और टीवी समाचारों में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं। इन सभी चीज़ों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। तो जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों के प्रयोग से बिल्कुल बचना चाहिए, वर्जित हैं। इसी तरह इनके इस्तेमाल से बचने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, इस वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय यदि इसको ऐसे लिखते कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ज़्यादा स्पष्ट है। आगे देखिए, इसी तरह तथा, एवं, अथवा, वह, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह पर और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी बातें हमें ध्यान में रखने के लिए हैं। फिर देखिए आगे, साफ सुथरी सरल भाषा का इस्तेमाल, गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। ये सभी विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। भाषा में कई बार बोझिल होने लगती है, मुहावरों का इस्तेमाल वहीं पे किया जाए, आकर्षक और प्रभावी बनाता है, लेकिन इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ ज़रूरी हो वहीं पे होना चाहिए। अस्वाभाविक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्वाभाविक प्रयोग भाषा को बाधित करता है, प्रवाह को बाधित करता है। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। वो नुस्खे हैं, एक तो वाक्य छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज रखा गया हो, वाक्यों में तारतम्यता ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता सा हुआ न लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं, यानी वैसे शब्द बोलचाल में करीब हों, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से रेडियो और टीवी समाचारों में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके बाद में जनसंचार के प्रमुख माध्यमों के अंतर्गत इंटरनेट माध्यम है। इंटरनेट माध्यम को हमने अभी नहीं पढ़ा, तो इस माध्यम को हम अगली कक्षा के दौरान पढ़ेंगे। आशा है आप सभी पूरे धैर्य से और पूरे मनोयोग से पूरी कक्षा को पढ़ेंगे, कक्षा का लुत्फ उठाएंगे, आनंद लेंगे। तब तक मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। मेरी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।